नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज अपनी यहाँ पे MCQs रहने वाली है वो सीरीज नंबर 48 रहेगी। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज अपन ये MCQs ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट MCQs इसलिए रहेगी यहाँ पे क्योंकि अपन पेपर के तौर पर यहाँ पे जिस प्रकार पेपर होता है उसी प्रकार अपन यहाँ पे 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, 130 MCQs अपन यहाँ पे लेकर आ रहे हैं हम। कितने प्रश्न आप सही करते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। या मैं आशा और उम्मीद करता हूँ यहाँ से कि आप 100+ क्वेश्चन इसमें सही करेंगे, तब जाके आपकी अपनी तैयारी का आंकलन करने में पता चलेगा। तो क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार क्लास को आप शेयर और लाइक जरूर कर दें। फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। 130 क्वेश्चन है अपने पास, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर का जल्दी से टाइप करते रहे। कल भी बोल रहे थे सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हो, जल्दी से आंसर, कभी कभी आप स्पीड बढ़ा देते हो, तो मैं बताता हूँ कि टाइम ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। तो आप जल्दी से देखते ही क्वेश्चन को आप आंसर टाइप कर देना चाहिए। एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अपन यहाँ पे शेयर कर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़ी सी दोस्तों तबीयत भी डाउन है, फिर भी मैं आपके पास यहाँ पे क्लास लेकर उपस्थित हो गया हूँ। और सीरीज़ अपन यहाँ पे 48 रहेगी दोस्तों। अभी तक जो सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके कंप्लीट क्लासों को आप देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप आसानी से देखें। और जो सिलेक्शन की गारंटेड है दोस्तों, अपन जो बैच चला रखा है गारंटेड सिलेक्शन के आधार पर, तो आप अगर कंटिन्यू क्लासें लेते हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पर मैं बताता हूँ निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन सेकंड पेपर में जो 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप 100+ क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। तो चले दोस्तों यहाँ पे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक बार क्लास को भी आप शेयर कर दीजिए, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, भारत में ट्रैक एंड फील्ड, ध्यान रखना है, भारत में ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करने वाली राष्ट्रीय संस्था कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना। भारत में ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित जो भी आते हैं इवेंट उनको कंट्रोल करने वाली। ट्रैक एंड फील्ड में क्या आता है दोस्तों, जैसे रनिंग हो गई, दौड़ हो गई, जो फील्ड के अंदर यहाँ पे भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, ये सभी आते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 1 AAFI यानी एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप अपने दोस्तों को जोड़ते रहे ताकि उनको भी लास्ट टाइम में इन प्रश्नों का बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 देखे दोस्तों, यहाँ पे सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे जो सूर्य है उससे प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी रहेगी, जिसे अपन कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, इसे अपन कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, विटामिन डी होता है वो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, लेप्रोसी होती है। दोस्तों यहाँ पे लेप्रोसी है, ये क्या है ये अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों बहुत से चैनल चल रहे हैं, बहुत सी क्लासेस चल रही है, फिजिकल से संबंधित बहुत से आपको यूट्यूब पर बहुत सी क्लासेस मिलते हैं, लेकिन जो कंटेंट अपन प्रोवाइड कराते हैं ऐसा कंटेंट शायद ही आपको मिलेगा। तो विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। और अपन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज अदर चैनलों पे ध्यान रखना है 20 क्वेश्चन को आपको 1 घंटे के अंदर कवर कराते हैं, लेकिन यहाँ अपन 1 घंटे में 130 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाते हैं। तो ये भी अपने को यहाँ पे बेनिफिट लेता है। लेप्रोसी होती है दोस्तों यहाँ पे वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, कीटाणु या प्रोटोजोआ। प्रश्न नंबर 3 बताना है, सही आंसर रहेगा दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा। ध्यान रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, BCG का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे BCG का टीका है वो किस रोग के लिए लगाया जाता है। दोस्तों एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था कि BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, बेसिलस कोलमेट गुरिन। ध्यान रखना है, बेसिलस कोलमेट गुरिन होती है, ध्यान रखना है, बेसिलस कोलमेट गुरिन, ये BCG की फुल फॉर्म रहेगी। और ये टीका किस लिए लगाते हैं। प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों तपेदिक के लिए यहाँ पे BCG का टीका यूज करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 खेल प्रबंधन है। दोस्तों यहाँ पे खेल प्रबंधन है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है, एक कला, एक विज्ञान, या दोनों, या कोई नहीं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो क्या है।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दोनों ध्यान रखना, एक कला और विज्ञान ध्यान रखना। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को अपन कला और विज्ञान के यानी आर्ट और साइंस के दोनों के रूप में अपन इसे यूज करते हैं। और दोस्तों आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, फिर भी मैं यहाँ पे आपके पास क्लास लेकर उपस्थित हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज बिल्कुल भी क्लास लेने का मन नहीं था। आपके पास टाइम भी बता दिया था क्लास का, लेकिन फिर भी नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी तबीयत डाउन होने के चक्कर से सोचा कि अभी बहुत पास में टाइम आ गया है एग्ज़ाम का, तो यहाँ पे अपन क्लास मिस नहीं करेंगे। फिर भी आपकी यहाँ पे आपकी तैयारी के लिए मेरी से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो मैं ज़रूर सहन कर लूँगा, लेकिन आपकी तैयारी में कोई विघ्न यहाँ पे नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं। दोस्तों जो ओलंपिक झंडा होता है उसके छल्ले हैं वो क्या दर्शाते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना। दोस्तों क्लास लेने का रीज़न यही है मेरा कि जो आपका प्यार और इसने मेरे को यहाँ पे मिलता है, आर के फिजिकल क्लासेज को मिलता है, उसके कारण ये रहता है कि जो तबीयत और जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी यहाँ पे मोटिवेशन के सामने बहुत छोटे मेरे को प्रतीत होते हैं, जिसके कारण मैं अपने आप को यहाँ पे फिर से क्लास लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो आपका प्यार और इसने जो इस प्रकार बना है वो बनाए रहे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं वो क्या दर्शाते हैं, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महाद्वीप को दर्शाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 देखिए दोस्तों, क्लास को भी शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है। दोस्तों प्लाज्मा होता है उसमें कितना प्रतिशत यहाँ पे पानी होता है वो अपने को यहाँ पे बताएं, 55, 70, 80 या 90। दोस्तों जो ब्लड होता है ध्यान रखना, ब्लड का टॉपिक अपना आ रहा है और ब्लड की थ्योरी की जो क्लास है दोस्तों वो अपन कल लेने वाले थे, लेकिन कल सुबह नहीं लेंगे, परसों ध्यान रखना है। परसों सुबह यहाँ पे आपको मॉर्निंग के अंदर 9 बजे ब्लड का पार्ट नंबर 2 मिल जाएगा थ्योरी क्लास, उसमें अपन प्लाज्मा से संबंधित बातें करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों, प्लाज्मा का यहाँ पे 55% यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों, किस विटामिन की कमी से मानव में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। ध्यान रखना है, हेमरेज का मतलब क्लोटिंग का खतरा है वो बढ़ जाता है, ब्रेन हेमरेज से संबंधित बातें हैं। कौन से विटामिन की कमी से। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन के, क्योंकि विटामिन के क्या करता है दोस्तों, विटामिन के वो रक्त का थक्का जमाने के अपने यहाँ पे कार्य करता है, रक्त का थक्का। और अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो यहाँ पे हेमरेज से खतरा रहेगा, ब्लड यहाँ पे ज़्यादा निकल सकता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल मैच में फ्री थ्रो से किए गए बास्केट से कितने अंक मिलते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे फ्री थ्रो मिल जाता है, मान लो फ्री थ्रो मिलता है तो उससे यहाँ पे कितने अंक मिलेंगे। यानी अपन फ्री थ्रो मिल जाता है, पेनल्टी मिल जाती है, तो वहाँ पे बास्केट वो करने पर अपने को कितने अंक मिलते हैं, 2, 1, 3 या 4। फ्री थ्रो पर पूछा गया दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1 अंक फ्री थ्रो पे मिलता है। ध्यान रखना 1 अंक यहाँ पे फ्री थ्रो पे दिया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। दोस्तों यहाँ पे रूप सिंह स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है वो अपने को बताना। रूप सिंह कौन है दोस्तों यहाँ पे, जो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर है, मेजर ध्यानचंद ध्यान रखना, उसके भाई का नाम है रूप सिंह, ध्यान रखना है। और वो स्टेडियम कहाँ स्थित है वो अपने को बताना है। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्वालियर यानी एमपी के अंदर, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैंने इसको करेक्शन किया है। हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होता है। दोस्तों जो हाई जंप होता है उसमें लैंडिंग एरिया कौन सा होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हाई जंप का मतलब दोस्तों यहाँ पे ऊंची कूद, और लैंडिंग एरिया कौन सा रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे 6 × 4। ध्यान रखना है ये इसका नहीं रहेगा, 6 × 4 इसका लैंडिंग एरिया होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्कीटल संबंधित है। स्कीटल संबंधित है, किससे संबंधित है स्कीटल, वो अपने को यहाँ पे बताना है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। स्कीटल संबंधित है क्रिकेट से, चेस, बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल। प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्कीटल है वो चेस यानी शतरंज से संबंधित। ध्यान रखना यहाँ पे शतरंज से संबंधित रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों में डूरंड कप का संबंध है। दोस्तों डूरंड कप है इसका संबंध किससे वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों थोड़ा सा दिखने में आपको जरूर दिक्कत आ रही होगी,
दोस्तों यहाँ पे डूरंड कप जिसकी शुरुआत 1888 के अंदर यहाँ पे हुई थी और किससे संबंधित है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित रहेगा डूरंड कप। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई चौड़ाई है वो क्या है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। टेबल की जो लंबाई चौड़ाई है वो क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे टीटी के बारे में पूछा गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है। प्रश्न नंबर 14 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2.74 मल्टीप्लाई 1.525 ये इसकी लंबाई चौड़ाई रहने वाली है। यानी लंबाई कितनी है 2.74 मीटर और चौड़ाई वो यहाँ पे 1.525 मीटर रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों, हैंडबॉल खेल की शुरुआत किसके द्वारा की गई। दोस्तों जो हैंडबॉल गेम है इसकी शुरुआत वो किसके द्वारा की गई है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे जेम्स नेस्मिथ है, जेम्स नेस्मिथ के द्वारा यहाँ पे बास्केटबॉल की शुरुआत की गई थी। विलियम जी मॉर्गन है, इसके द्वारा वॉलीबॉल की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे हैंडबॉल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, प्रश्न नंबर 15 से आंसर रहेगा दोस्तों कोनार्ड कोच, ध्यान रखना है कोनार्ड कोच के द्वारा यहाँ पे हैंडबॉल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों, वे दो खेल जिनकी प्रत्येक टीम में मैच के दौरान 7 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो खेल कौन से हैं जिनमें प्रत्येक टीम में मैच के दौरान 7 खिलाड़ी उसमें खेलते हैं, वो कौन से खेल है, दो खेल अपने को यहाँ पे बताना है। कौन से दो खेल है, बास्केटबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो, खो खो, हैंडबॉल और कबड्डी, हॉकी या वाटर पोल। यहाँ पे 7-7 खिलाड़ी दोनों मैच टीमों में होते हैं दोनों खेलों के अंदर। प्रश्न नंबर 16 देखे दोस्तों और सही आंसर रहेगा दोस्तों हैंडबॉल और कबड्डी। इसके अंदर ध्यान रखना है कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी प्लेइंग होते हैं और हैंडबॉल के अंदर भी 7 खेलने वाले होते हैं। मैच के दौरान की बात पूछी गई है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखे दोस्तों, हॉकी खेल मैदान की चौड़ाई होती है। दोस्तों हॉकी जो का खेल मैदान है इसकी चौड़ाई पूछी गई है वो कितनी होती है, 55 गज, 60, 50 या 75। प्रश्न नंबर 17 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 60 गज ध्यान रखना है इसकी चौड़ाई होती है। और दोस्तों क्लास को शेयर करते रहिए, अपने पास 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों। क्लास को शेयर करने में आप कमी ना रखें। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर अपन 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, हैंडबॉल में गोल पोस्ट के बीच गोल लाइन की चौड़ाई होती है। दोस्तों यहाँ पे हैंडबॉल होता है उसमें जो गोल पोस्ट होता है उस गोल पोस्ट के बीच में जो गोल लाइन होती है उसकी चौड़ाई कितनी है। यानी ये गोल पोस्ट है मान लो, तो इसमें जो गोल पोस्ट की ये निचली लाइन होती है ये वाली, इसकी चौड़ाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये अपना गोल पोस्ट हो गया दोस्तों। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 8 सेंटीमीटर गोल पोस्ट के अंदर गोल की लाइन की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर, यानी 8 इंच में नहीं होती दोस्तों, 8 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी गोल्ड कप संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे इंदिरा गांधी गोल्ड कप है वो किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। वो किसे, फुटबॉल, कबड्डी या बास्केटबॉल। इंदिरा गांधी गोल्ड कप पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे 19। प्रश्न नंबर 19 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हॉकी से संबंधित रहेगा इंदिरा गांधी गोल्ड कप। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई। यानी कौन सी यहाँ पे संस्था है जिसके द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को मान्यता दी जाती है। NCTE, AICTE, NAPE या फिर BOSCR। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है NCTE, वो यहाँ पे व्यावसायिक संस्थाओं को पाठ्यक्रमों को यहाँ पे मान्यता देती है NCTE। जिस प्रकार अपन बोलते हैं कि किसी भी कॉलेज को, फिजिकल कॉलेज है मान लो कोई भी BPED करवाती है, वो अपन पूछते हैं NCTE से मान्यता प्राप्त है या नहीं, तो वो NCTE है वो को यहाँ पे मान्यता देती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है। यहाँ पे लचीलापन जिसे अपन फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलपमेंट करने की यहाँ पे कौन सी विधि रहेगी। बेलास्टिक, स्लो स्ट्रेच, होल्डिंग या कोई नहीं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 बताना है।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे अच्छी सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, वो ध्यान रखना है, बेलास्टिक विधि मानी जाती है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये भी स्लो स्ट्रेच मेथड है, होल्ड मेथड है, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलपमेंट करने की विधि है, लेकिन सबसे अच्छी कौन सी है? बेलास्टिक रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल का नियंत्रण करने वाला निकाय कौन सा है? दोस्तों ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए जो जाता है वो भारतीय दल को कंट्रोल कौन करता है? यानी आईओसी है दोस्तों, ये आपको मैं बताऊं, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसमें भाग लेते हैं ओलंपिक में, तो भारतीय टीम जाती है, दल जाता है, उसका कंट्रोल कौन करता है? प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों आईओए, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी और वर्तमान इसकी जो अध्यक्ष है वो पीटी ऊषा है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों, 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वृद्धि की होती है, इसे कहते हैं, यानी 11 से 14 वर्ष की जो आयु है विकास और वृद्धि की, इसे अपन क्या कहते हैं? प्यूबर्टी, एडोलसेंस, लेटर एडोलसेंस या मेरी वोचेट? प्रश्न नंबर 23 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 11 से 14 वर्ष की जो विकास और वृद्धि की आयु है उसे अपन प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्यूबर्टी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, कौन सा विषय एक खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन के लिए सकारात्मक है? यानी कौन सा विषय है जो एक खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे सकारात्मक है? यानी खेल शरीर क्रिया विज्ञान, खेल जीव यांत्रिक विज्ञान, खेल मनोविज्ञान या सभी? तो खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन उसके जो इंपॉर्टेंट या सकारात्मक फैक्टर रहेगा दोस्तों, वो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। यानी उपरोक्त सभी इसके अंदर यहाँ पे सहायता करते हैं, यानी स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स भी करेगी, खेल शरीर क्रिया विज्ञान जिसे अपन एनाटॉमी के नाम से जानती है, और खेल मनोविज्ञान यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के नाम से जानती है, सभी यहाँ पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, खेल मनोविज्ञान यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है, ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों कि खेल मनोविज्ञान है वो एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है, किसका कथन किसका है? प्रश्न नंबर 25 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिंगर महोदय का, ध्यान रखना है, सिंगर महोदय के द्वारा ये फैक्ट दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, थार्नडाइक का गौण नियम है दोस्तों, यहाँ पे थार्नडाइक का गौण नियम है वो कौन सा है, वो अपने क्या पे बताना है। प्रश्न नंबर 26 में बताना है दोस्तों, थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए थे। तो 3 मुख्य नियम कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लेकिन साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 5 इसमें गौण नियम बताए थे। तो गौण नियम कौन सा है वो अपने क्या पे बताना। प्रश्न नंबर 26 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बहु प्रतिक्रिया का नियम है, ये गौण नियम है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, डाल्टन विधि का संबंध है दोस्तों, जो डाल्टन विधि है इसका संबंध किससे है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे शिक्षण से संबंधित विधि है और इनका क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, अपने को यहाँ पे याद रखना है इनसे। जैसे मोंटेसरी विधि है, इसका मेरिया मोंटेसरी, प्रोजेक्ट विधि का किलपेट्रिक, और मिस हेलेन पारकस्ट है वो यहाँ ध्यान रखना है, डाल्टन विधि से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों मिस हेलेन पारकस्ट है वो डाल्टन विधि से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों, खेल में प्रशंसा, निंदा व पुरस्कार किस प्रेरणा में आते हैं? खेलों में अगर अपन प्रशंसा करते हैं, प्रेरणा देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो वो कौन सी यहाँ पे प्रेरणा रहेगी, मोटिवेशन रहेगा? सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों या कोई नहीं? तो इसे अपन बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं, ध्यान रखना है। प्रशंसा पुरस्कार देते हैं उसे बाह्य अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 28 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन नकारात्मक या ऋणात्मक अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। क्लास को शेयर करने में आप कमी कर रहे हैं दोस्तों, क्लास को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा है? किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है, ये परिभाषा किसने दी है और बहुत बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट परिभाषा रहेगी दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, ये किलपैट्रिक के द्वारा परिभाषा दी गई थी, साइकोलॉजी से रिलेटेड परिभाषा है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों,
बाल अपराधी की विशेषता नहीं है। दोस्तों जो बाल अपराधी बालक होता है उसकी विशेषता है वो कौन सी नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी 3 तो इसकी विशेषता है और 1 इसकी नहीं है। बाल अपराधी की विशेषता नहीं है। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। ऐसे बालकों में स्नेह का अभाव पाया जाता है, झगड़ालू, आक्रामक या अपारस्परिक। प्रश्न नंबर 30 और इजी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, वो इसका सही आंसर रहेगा। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते नहीं है, ध्यान रखना है, ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, बचपन में व्यक्ति का व्यवहार किससे सर्वाधिक प्रभावित होता है। दोस्तों बचपन है, बचपन में व्यक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किससे, व्यवहार है वो किससे प्रभावित होगा, समुदाय से, परिवार से, विद्यालय से या समकक्ष समूह से, जिसे अपन पीयर एज ग्रुप के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो परिवार से, यानी अच्छा और जो गलत जो उसको जैसा वातावरण मिलेगा उसी हिसाब से उसका व्यवहार यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, भारी व्यायाम करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। यानी अपन भारी व्यायाम का मतलब है दोस्तों यहाँ पे, यानी कठोर व्यायाम करते हैं, किसी वेट के साथ व्यायाम करते हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं, तो उस समय जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किस ओर बढ़ता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर के निचले हिस्सों की ओर, मस्तिष्क की ओर, स्केलेटल मसल्स की ओर या फिर उपरोक्त सभी की ओर। हार्ड वर्क करते हैं उस टाइम में ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे किस ओर होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन रक्त प्रवाह है वो विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया है, तो ध्यान रखना, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है स्केलेटल जो मसल्स होती हैं, यानी कंकाली मांसपेशियाँ होती है, जो हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ है, उनकी तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखें दोस्तों, यहाँ पे कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। दोस्तों यहाँ पे कोशिका का नियंत्रण कक्ष है, कंट्रोलर मैनेजर है वो कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस या गोल्जी बॉडी। प्रश्न नंबर 33 और सही आंसर रहेगा दोस्तों न्यूक्लियस, यानी केंद्रक होता है वो कोशिका का नियंत्रण कक्ष, और साथ ही में इसे कोशिका का मस्तिष्क, इसे अपन कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या है। दोस्तों जो मानव खोपड़ी है, इस मानव खोपड़ी में हड्डियों की बोन की संख्या है वो कितनी है वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें, वैसे चेहरे में कितनी होती है दोस्तों आपको बताऊँ, चेहरे में 14 होती है, खोपड़ी में 8 होती है, और लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो यहाँ पे अपने को 8 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितनी निकल के आएगी, जो 14 और 8 22 यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा 34 का, वो यहाँ पे 22 रहेगा। साथ ही में दोस्तों 6 होती है वो कानों के अंदर, यहाँ पे 22 नहीं रहेगा खोपड़ी के अंदर, टोटल यहाँ पे 28 रहेगी दोस्तों, और 6 होती है वो कानों के अंदर होती है। साथ ही में एक यहाँ पे होती है वो गर्दन में हाइड बोन है, लेकिन यहाँ पे 29 आंसर अपने को नहीं दे रखा है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, आमाशय के जठर रस में एंजाइम होता है, यानी आमाशय है उसमें जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या ट्रिप्सिन। प्रश्न नंबर 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम, ध्यान रखना है। आमाशय के जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36, रक्त समूह ए में उपस्थित होता है, यानी ब्लड ग्रुप ए है उसमें क्या उपस्थित होता है, एंटीबॉडी ए या एंटीजन ए, क्या उपस्थित होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 और जो सही आंसर निकल के आएगा वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एंटीजन, यानी जिस प्रकार का ब्लड ग्रुप है उसी प्रकार का उसमें एंटीजन होता है, और उसके विपरीत उसमें एंटीबॉडी होती है, ध्यान रखना एंटीबॉडी उसके विपरीत होती है। तो ब्लड ग्रुप ए है तो इसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी, ध्यान रखना है, इसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर, साथ ही में नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 37, पित्त का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों पित्त जिसे अपन बाइल बोलते हैं, बाइल है, बाइल का निर्माण है वो कहाँ होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। निर्माण पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर रहेगा दोस्तों पित्त का निर्माण यहाँ पे यकृत यानी लीवर में होता है। साथ ही में ये इकट्ठा कहाँ होता है एकत्रित, तो वो पित्ताशय यानी गोल ब्लेडर में एकत्रित होता है। दोनों फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, प्रोटीन के अंतिम
उत्पाद को क्या कहते हैं? दोस्तों जो प्रोटीन है उसके अंतिम उत्पाद है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? साथ ही में यहाँ प्रोटीन को बहुलक भी बोल सकते हैं, यानी प्रोटीन के छोटे छोटे रूप होते हैं जिसे अपन प्रोटीन के बहुलक के नाम से जानते हैं, या अंतिम उत्पाद भी कह सकते हैं। तो किस क्या नाम रहेगा? प्रश्न नंबर 38 में सही आंसर रहेगा दोस्तों अमीनो एसिड। पर प्रोटीन के छोटे रूप को या उत्पाद को यहाँ पे अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, पेशियों की स्थिति का अंदाज कौन सा उपकरण लगाता है? दोस्तों यहाँ पे पेशिया है, पेशियों की स्थिति का अंदाज है वो कौन सा उपकरण लगाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। अर्गोग्राफ, सिनेमेटोग्राफी, गोनियोमीटर या इलेक्ट्रोग्राफ। पेशियों की स्थिति यानी जितनी भी मांसपेशी है, जैसे मान लो पेक्टोरलिस मेजर है, लेटिसमस डोर्सी है, डेल्टोइड है, स्टेनोग्लिडोमास्टोइड है, ये मांसपेशी है, ये कहाँ स्थित है, इनकी स्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण है? प्रश्न नंबर 39 और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन इलेक्ट्रोग्राफ के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है इलेक्ट्रोग्राफ इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे विटामिन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? साथ ही में दोस्तों विटामिन की खोज वो फंक महोदय के द्वारा की गई थी, ये अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। लेकिन विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। ध्यान रखना है दोनों यहाँ पे हड्डियों से संबंधित रोग है जो विटामिन डी की कमी से होते हैं। ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स दोनों रोग होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41, फ्लेक्शन की, ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 41 में फ्लेक्शन की गति शरीर के कौन से तल पर होती है? दोस्तों जो फ्लेक्शन की गति है वो शरीर के कौन से तल का मतलब यहाँ पे प्लेन से है दोस्तों होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों फ्लेक्शन का मतलब दो हड्डियों के बीच में कोण का कम होना, यानी ये हड्डी मान लो और ये हड्डी यहाँ से सीधी यहाँ पे आ जाए मान लो इसके पास में, तो वो फ्लेक्शन हो जाता है। तो कौन से प्लेन में पूछा गया है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 और सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्रंटल पैनल होता है जिसमें शरीर को आगे और पीछे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसके अंदर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42, अस्थि पर एक्सरे द्वारा कौन सी आयु ज्ञात की जाती है? दोस्तों हड्डियों की अगर एक्सरे किया जाता है तो एक्सरे द्वारा कौन सी आयु ज्ञात कर सकते हैं? फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोमैकेनिकल या मेंटल एज। और दोस्तों क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास को शेयर करने में आप कमी ना रखें। प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 और सही आंसर रहेगा दोस्तों एनाटॉमिकल, यानी शरीर रचना जो है उस पर यहाँ पे एनाटॉमिकल अपन उसकी एज यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? यानी शरीर के विभिन्न अंग है उनकी बनावट का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? क्रिशियोलॉजी, किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स या एनाटॉमी। शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट का मतलब रचना, ध्यान रखना है रचना से पूछा गया है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का वो रहने वाला है एनाटॉमी, यानी शरीर रचना विज्ञान जिसमें शरीर के अंगों की बनावट से संबंधित अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 रहेगा दोस्तों यहाँ पे थायरोट्रोपिक हार्मोन का स्त्राव है वो कौन सी ग्रंथि करती है? यानी जो थायरोट्रोपिक हार्मोन है इसका स्त्राव है कौन सी ग्रंथि यहाँ पे करती है, बताना है अपने को। प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है थायरोट्रोपिक। ध्यान रखना है थायराइड ग्रंथि से नहीं होता, थायरोट्रोपिक ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 44 में पीयूष ग्रंथि होती है जिसे अपन मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा थायरोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन, पैराथायराइड से हार्मोन निकलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, तंत्रिका तंतु की संधि कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे तंत्रिका तंतु सीधा सीधा अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको तंत्रिका तंतु की संधि या जॉइंट है वो क्या कहलाता है? यानी न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का मिलन स्थल है, दो न्यूरॉन्स होती है, मान लो ये तंत्रिका है और ये तंत्रिका है, मान लो दो तंत्रिका है, उन दोनों का जो मिलन स्तर है या जॉइंट है, संधि है, वो क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 45 और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन स्नैप्स के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 45 का स्नैप्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, टेलर मसल्स का नाम है। दोस्तों यहाँ पे टेलर मसल्स है, इसका नाम क्या है वो अपने घर पे बताना है। जो शरीर की सबसे लंबी, ध्यान रखना है शरीर की सबसे लंबी मसल्स होती है
उसे अपन टेलर मसल्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सार्टोरियस को टेलर मसल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 47, थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। यानी कुल मिला की बात ये पूछी गई है कि अगर थकान की स्थिति हो जाती है फिर भी अपन कार्य कर रहे हैं तो वो कौन सी शक्ति कहलाएगी। क्योंकि शरीर में 5 मोटर कंपोनेंट्स, ध्यान रखना है, शरीर में 5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के नाम से। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी यहाँ पे ये 5 यहाँ पे मोटर कंपोनेंट्स होते हैं। तो थकान की स्थिति में भी अपन कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं तो वो कौन सी स्थिति आएगी। प्रश्न नंबर 47 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थकान की स्थिति में भी उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो वो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस, शक्ति सहनशीलता कहलाएगी, ध्यान रखना, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है। दोस्तों खेल कूद है उसमें शक्ति का प्रयोग करते हैं, स्ट्रेंथ का पावर लगाते हैं, तो कौन सा सिद्धांत लागू होता है। मांसपेशियों का, शारीरिक बनावट का, सीजी का या फिर हड्डी का। दोस्तों यहाँ पे खेल कूद है, मान लो या कोई बहुत भारी वस्तु है, इसको अपने को हटाना है, पावर लगाना है, शक्ति लगाना है, तो कौन सा सिद्धांत लागू होगा। प्रश्न नंबर 48 और सही आंसर रहेगा दोस्तों मांसपेशियों का, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 48 में मांसपेशियाँ यानी मसल्स का यहाँ पे सिद्धांत लागू होगा, यानी मसल्स की पावर है उसके आधार पर किसी वस्तु को अपन हटाएंगे। नेक्स्ट और अगला 49 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 49, ईसीजी सूचक है, ध्यान रखना, ईसीजी वो किसकी सूचक है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ईसीजी पूछी गई है दोस्तों, यहाँ पे ईसीजी किसकी सूचक है। इलेक्ट्रो चार्जिंग ग्राफ, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोस्तों यहाँ पे ईसीजी ध्यान रखना है, ये तो है ईसीजी, ईसीजी, और एक होती है ईईजी, ध्यान रखना है, दोनों में फर्क होता है। तो ईईजी को तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ, ईईजी होता है वो इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ होता है। तो ये तो होता है दोस्तों यहाँ पे मस्तिष्क से संबंधित, ध्यान रखना, मस्तिष्क से संबंधित। और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये किससे होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या ध्यान रखना है वो ये हृदय से संबंधित होता है, हार्ट से संबंधित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखे दोस्तों, मलेरिया की बीमारी को होने का कारण है। दोस्तों जो मलेरिया होता है उसकी बीमारी होने का क्या कारण है वो अपने को बताना है। जीवाणु, विषाणु, परजीवी या उपरोक्त सभी, यानी वायरस, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 और सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो रहने वाला है कि मलेरिया की बीमारी होने का जो कारण है वो कौन सा रहेगा। दोस्तों यहाँ पे परजीवी, यहाँ पे ध्यान रखना है, परजीवी कौन सा होता है मलेरिया के अंदर, मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो यहाँ पे मलेरिया करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखे दोस्तों, गामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग कौन सा है। दोस्तों जो गामक कौशल होते हैं उनको सीखने का उत्तम ढंग कौन सा है। अनुकरण, अभ्यास, निरीक्षण या स्मरण। जितने भी गामक कौशल है, चाहे चलना फिरना, खेलना, कुछ भी स्किल हो सकती है। तो प्रश्न नंबर 51 सही आंसर रहेगा दोस्तों अभ्यास के द्वारा, यानी प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा अपन ज़्यादा से ज़्यादा गामक कौशल, स्किल्ड मोटर डेवलपमेंट सीख सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है। दोस्तों यहाँ पे वसा प्राप्ति यानी फैट है, इस फैट की प्राप्ति के लिए मुख्य यहाँ पे साधन है वो कौन सा है। आलू, मक्खन, मछली या सोयाबीन। फैट की प्राप्ति के लिए दोस्तों फैट से वसा से कितनी 1 ग्राम वसा से अपने को कितनी ऊर्जा मिलती है, तो वो 9.1 किलो कैलोरी, ध्यान रखना, 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी मिलती है। प्रश्न नंबर 52 सही आंसर रहेगा दोस्तों मक्खन होता है, बटर होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने को फैट मिलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53, फार्ट लेख प्रशिक्षण विधि का जनक है। दोस्तों यहाँ पे फार्ट लेख प्रशिक्षण विधि का जनक है वो अपने को यहाँ पे इसमें बताना है। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। फार्ट लेख प्रशिक्षण विधि का जनक, ऐसे बालकों में स्नेह का अभाव पाया जाता है, झगड़ालू के आक्रामक होते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस आपको गलत मिल गए हैं, फार्ट लेख प्रशिक्षण विधि का जनक पूछा गया है लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस गलत लग गए, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस को अपने को क्रॉस करना है। और फार्ट लेख विधि का जनक है वो कौन है,
तो यहाँ पे ध्यान रखना है गोस्टा होल्मर है, वो फार्ट लेक विधि के जनक रहेंगे गोस्टा होल्मर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों, मनोरंजन का सिद्धांत दिया है। दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन का सिद्धांत जिसे अपन रिक्रिएशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो किसने दिया है वो अपने पे बताना है। मनोरंजन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, जिसे अपन रिक्रिएशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 54, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 54 में वो यहाँ पे रहने वाला है लॉर्ड जेम्स और GTW पैट्रिक। ध्यान रखना है लॉर्ड जेम्स और GTW पैट्रिक है, वो मनोरंजन रिक्रिएशन एक्टिविटी के यहाँ पे फाउंडर रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55 देखें दोस्तों, मनोरंजन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता है। मनोरंजन कार्यक्रम है, इसकी प्रमुख विशेषता है वो कौन सी है, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी भिन्नता, सृजनता, दोनों या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 55 बताना है। और क्लास को दोस्तों आप शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। प्रश्न नंबर 55 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे दोनों, यानी इसमें भिन्नता होती है, यानी डिफ्रेंसिएशन होता है, साथ ही में इसमें क्रिएटिविटी यानी सृजनता भी इसमें होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, शिविर का कार्य कैसा होता है। दोस्तों जो कैंप होता है, शिविर होता है, उसका कार्य कैसा होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित नहीं, सविवेक से या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 56 सही आंसर रहेगा दोस्तों पूर्व निर्धारित होता है। शिविर होता है वो प्री प्लानिंग होती है उसकी, कि क्या क्या उसमें करना है, कहाँ तक जाना है, कितने बच्चों को ले जाना है, सभी इसमें प्री प्लानिंग होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों, पर्यवेक्षण जिसे अपन सुपरविजन के नाम से जानते हैं कि सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। यानी पर्यवेक्षण सुपरविजन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। गोष्ठियाँ, व्यक्तिगत चर्चा, सामूहिक चर्चा या सेमिनार। पर्यवेक्षण जिसे अपन सुपरविजन के नाम से जानते हैं। और प्रश्न नंबर 57 सही आंसर रहेगा दोस्तों पर्यवेक्षण की सबसे अच्छी उपयुक्त विधि वो सेमिनार है। जब सेमिनार करते हैं, जैसे सभी के सेमिनार होते हैं, उसमें यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम निरीक्षण का प्रयोग भारत में कहाँ हुआ। दोस्तों जो निरीक्षण पद्धति है, इस निरीक्षण पद्धति का सबसे पहले प्रयोग है वो भारत में कहाँ हुआ, दिल्ली, पटियाला, मद्रास, मुंबई। प्रश्न नंबर 58 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों मद्रास में सबसे पहले निरीक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, युवकों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 59 में युवकों को सेवा एजेंसियों निम्न में से कौन सी है। यानी युवाओं से संबंधित जो सेवा एजेंसी है वो कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। YMCA, YWEA लड़कों के क्लब या उपरोक्त सभी। ध्यान रखना है वो अपने को यहाँ पे बताना है युवाओं से संबंधित। प्रश्न नंबर 59 और सही आंसर रहेगा दोस्तों YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन युवाओं से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1920 मद्रास चेन्नई के अंदर की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 देखिए दोस्तों, प्रशासन को पोस्ट क्रोब दृष्टि किसने दिया। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जाता है। इसमें फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है और एक एक इसके एक एक जो वर्ड है उसकी यहाँ पे पूछा जाता है, अर्थ अलग अलग होता है। तो पोस्ट क्रोब पद्धति है वो किसके द्वारा दी गई थी। प्रश्न नंबर 60 वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ध्यान रखना है पोस्ट क्रोब पद्धति, ध्यान रखना है वो यहाँ पे लूथर गुलिक द्वारा यहाँ पे दी गई थी। प्रश्न नंबर 60 सही आंसर रहेगा दोस्तों लूथर गुलिक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61, भगवत गीता पर किस योग बल दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर भगवत गीता पर किस योग पर बल दिया गया है। भगवत गीता है उसमें किस योग को सबसे ज़्यादा बल दिया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी तबीयत भी खराब है। प्रश्न नंबर 61 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रम योग, भक्ति क्रम योग पर ध्यान दिया गया है। ध्यान रखना भगवत गीता में क्रम योग पर ध्यान दिया गया। थोड़ा सा मैं इसको वापस से सेट कर लेता हूँ दोस्तों एक बार। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे रहेगा, प्रश्न नंबर अपन ने 61 देख लिया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों, परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर परहेज और बचाव से संबंधित योग कौन सा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। 62 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यम है वो यहाँ पे परहेज या बचाव से संबंधित योग रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखिए दोस्तों, योग सूत्र की रचना कब की गई थी। दोस्तों योग सूत्र है महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया था। इसकी रचना कब की गई थी। 247, 200 ईसा में, 247 ईसा पूर्व, 147 ईसा पूर्व या 147। योग सूत्र की रचना कब की गई थी। प्रश्न नंबर 63 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है 147 ईसा पूर्व। ध्यान रखना ईसा पूर्व जन्म से यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों, योगे कर्मेषु कौशलम परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई। योगे कर्मेषु कौशलम परिभाषा किसके द्वारा दी गई। महर्षि पतंजलि, संपूर्णानंद, वेदव्यास, कृष्ण या फिर श्री कृष्ण। यह परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 64 सही आंसर रहेगा दोस्तों योग कर्मेषु कौशलम। योग कर्मेषु कौशलम परिभाषा किसके द्वारा दी गई। प्रश्न नंबर 64 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महर्षि पतंजलि के द्वारा योग कर्मेषु कौशलम। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 65, भगवत गीता में योग के कौन से पथ बनाए गए हैं। दोस्तों भगवत गीता में योग के कौन से पथ बनाए गए हैं। जीव योग, भक्ति योग, कर्म योग या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 65 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों भगवत गीता के अंदर है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जीव योग, कर्म योग, भक्ति योग सभी यहाँ पे इसके अंदर पथ बताए गए हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 66, थोड़ा सा अपन स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन भी बहुत है। प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों, वह आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के योग्य हो जाता है अष्टांग योग का कौन सा भाग है। यानी अपनी इंद्रियों पर व्यक्ति अगर कंट्रोल करता है तो वो कौन सा योग, अष्टांग योग का कौन सा चरण रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है। प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। प्रश्न नंबर यहाँ पे 66 और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रत्याहार है, ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 66। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 67, योग सूत्र पुस्तक कितने खंडों में है। दोस्तों यहाँ पे योग सूत्र पुस्तक है वो कितने खंडों में या कितने पाद है इसकी, ये भी अपने को यहाँ पे पूछा जा सकता है कितने पाद या अध्याय है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 67 और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसके 4 अध्याय या पाद है या खंड है, जिसे अपन समाधि, साधन, विभूति और केवल्य के नाम से, यानी समाधि, साधन, विभूति और केवल्य पाद 4 अध्याय है इसके। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 68, निम्न में से ध्यानात्मक आसन है, यानी ध्यानात्मक आसन कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। शवासन, शशकासन, पद्मासन या मकरासन। दोस्तों आसन 3 प्रकार के होते हैं, एक ध्यानात्मक, दूसरा विश्रात्मक और तीसरा होता है वो शरीर संवर्धनात्मक। 3 प्रकार के आसन होते हैं। तो ध्यानात्मक कौन सा है, पद्मासन होता है, वो ध्यानात्मक आसन होता है। 68 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पद्मासन। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊँ वज्रासन भी यहाँ पे ध्यानात्मक आसन के अंतर आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 69, डायबिटीज के रोगी के लिए लाभप्रद आसन कौन सा है। दोस्तों जो डायबिटीज मधुमेह होता है उससे संबंधित रोगी के लिए लाभप्रद आसन कौन सा है। मकरासन, शवासन, मयूरासन या मंडूकासन। डायबिटीज से संबंधित रोगी के लिए लाभप्रद आसन कौन सा है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है मंडूकासन। मंडूकासन होता है उसमें यहाँ पे मेंढक की तरह आकृति होती है, वो यहाँ पे डायबिटीज से संबंधित फायदा देता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 देखें दोस्तों, मोटापे के विकार को दूर करने के लिए कौन सा आसन है। दोस्तों ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, उसके दूर करने के लिए कौन सा आसन यहाँ पे अपने को यहाँ पे काम में लेना चाहिए। मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन या उपरोक्त सभी। 70 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों पश्चिमोत्तानासन है, वो यहाँ पे मोटापे या ओबेसिटी, ध्यान रखना ओबेसिटी से संबंधित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 71 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 71 रहेगा दोस्तों यहाँ पे उच्च रक्तचाप यानी बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जिसे अपन हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, उच्च रक्तचाप का निदान योग से होता है, हो सकता है, आपके अनुसार कौन सा आसन उपयुक्त होगा। यानी हाइपरटेंशन, अगर उच्च बीपी हो जाती है, हाई बीपी हो जाती है, ध्यान रखना हाई बीपी हो जाती है जिसे अपन हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, उसके उपचार के लिए कौन सा आसन काम में आता है। प्रश्न नंबर 71 सही आंसर रहेगा दोस्तों शवासन होता है, वो हाई बीपी में काम आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 72, बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए उपयुक्त आसन कौन सा है। यानी हाइट से को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त आसन है वो कौन सा है। हलासन, अर्ध मध्येंद्रासन, पद्मासन या ताड़ासन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 72 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है ताड़ासन होता है। ताड़ क्या होता है दोस्तों, ताड़ अपन नारियल के पेड़ को बोलते हैं, नारियल का वृक्ष होता है उसे अपन ताड़ बोलते हैं, तो उसकी तरह हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन होता है जो खड़े होकर किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 73,
प्रश्न नंबर 73 देखें दोस्तों, सूर्य वेदना, शीतकारी, मूर्धा आदि योग किस भाग से संबंधित है? ध्यान रखना है, सूर्य वेदी है, शीतकारी है, मूर्छा है, ये क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रत्याहार है, दान्य है, आसन है या प्राणायाम है। प्रश्न नंबर 73 सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये सभी क्या है? प्राणायाम है, यानी शीतकारी प्राणायाम है, सूर्यवेदी प्राणायाम है, ब्राह्मरी प्राणायाम है, मूर्छा प्राणायाम है, ये यहाँ 20 प्राणायाम भाग होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको फिर भी इसको एक बार देख लेना है। हाल ही में संपन्न उस टाइम का क्वेश्चन है जिस टाइम में इसको टाइप किया गया था। राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाले राजस्थान टीम के कप्तान कौन थे? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 74 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो यहाँ पे रहने वाला है दानवीर भाटी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 75 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 75, पर्यवेक्षण का उद्देश्य संस्था को विकास की ओर ले जाना है, ये किसका विचार है? यानी सुपरविजन है, वो सुपरविजन करना, किसी भी संस्था को विकास की ओर ले जाना है, ये कथन किसका है? विल्स, डब्ल्यू पैटर्न, कार्टर या फिर ब्रिंक्स जेल्टमैन्स। प्रश्न नंबर 75 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू पर्टन के द्वारा ये दिया गया है कि सुपरविजन के द्वारा संस्था क्या करती है? विकास की ओर अग्रसर हो जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 76 देखिए दोस्तों, समन्वय योग्यता को कितने चरणों में वर्गीकृत किया गया था? दोस्तों कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है, समन्वय योग्यता है, जो 5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से एक भाग होता है जिसे अपन समन्वय योग्यता यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के नाम से जानते हैं। उसके कितने भाग होते हैं? प्रश्न नंबर 76 बताना है। और समन्वय योग्यता को कितने चरणों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? वो रहने वाला है 3 चरणों में। ध्यान रखना 76 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 चरणों में से वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता के दौरान कोई रणनीति बनाना क्या कहलाता है? यानी प्रतियोगिता के दौरान की बात की जा रही है दोस्तों। जैसे ग्राउंड चल रहा है, मान लो ये ग्राउंड है, इसमें मैच चल रहा है, तो मैच चलते टाइम में अपन जो रणनीति कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? प्लानिंग, समय, युक्ति या कौशल। प्रश्न नंबर 77, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 77 और सही आंसर रहेगा दोस्तों युक्ति, जिसे अपन स्ट्रेटेजी, ध्यान रखना युक्ति या स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं प्रतियोगिता के दौरान। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 देखिए दोस्तों, तनाव बढ़ने पर मांसपेशियों की लंबाई कम होना क्या कहलाता है? अगर तनाव बढ़ाते हैं फिर भी मांसपेशियों की लंबाई है वो नहीं बढ़ती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, सेमी कॉन्ट्रैक्शन या फिर कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 78 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से अपन इसे जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 देखिए दोस्तों, एक निर्णायक के गुण है, यानी जो एक निर्णायक होता है ऑफिशियल होता है उसका गुण क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपने टॉपिक में लीडरशिप से संबंधित यानी जो नेता है उससे संबंधित और ऑफिशियल होता है निर्णायक संबंधित यहाँ पे अपना टॉपिक लगता है। तो निष्पक्षता होनी चाहिए, सीटी का प्रयोग करना चाहिए, नियमों का ज्ञान और उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 79 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 79 के अंदर वो यहाँ पे ध्यान रखना है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ध्यान रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 देखिए दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें हैं तो कितनी बाइज दी जाएगी? दोस्तों यहाँ पे टूर्नामेंट कौन सा है? नॉकआउट, जिसमें एक बार टीम हारती है, बाहर हो जाती है, लेकिन टीम कितनी है? 19, तो 22 की संख्या कितनी दी जाएगी? तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2, ध्यान रखना जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होती है, पावर ऑफ 2 उसमें यहाँ पे 22 निकालते हैं। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जिस प्रकार 2 होता है, 4, 8, 16 और 32, तो 19 से बड़ा कौन सा हुआ है? नेक्स्ट पावर ऑफ 2। 32 से यहाँ पे अपन लेस करेंगे तो कितनी 22 मिलेगी 80 नंबर में, वो अपने को ध्यान रखना है 13 यानी 13 22 में दी जाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 देखिए दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट है और उसमें 30 टीमें हैं तो कितने राउंड होंगे? दोस्तों यहाँ पे कितने राउंड होंगे? तो राउंड निकालने के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट में नेक्स्ट पावर ऑफ 2 ही देखते हैं, ध्यान रखना इसमें भी अपने को नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है उसके आधार पर अपन राउंड की संख्या निकालते हैं। ध्यान रखना राउंड नेक्स्ट पावर ऑफ, तो ध्यान रखना है 30 टीम है तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना हो गया? 2, 4, 8, 16 और 32, तो यहाँ पे नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे ध्यान रखना प्रश्न नंबर 81 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। हमें नेक्स्ट पावर ऑफ 2 5 राउंड में यहाँ पे टोटल मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 82 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 82,
शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं शारीरिक शिक्षा कहलाती है। कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वह शारीरिक शिक्षा कहलाती है। किसके द्वारा दी गई है? प्रश्न नंबर 82। उससे आंसर रहेगा दोस्तों रोजालिड केवीसी के द्वारा। ध्यान रखना है, रोजालिड केवीसी के द्वारा, यानी इसे RKCD भी कह सकते हैं, RKCD। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 83 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 83, वह कौन सा देश है जहां शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देशन किया गया? यानी शारीरिक शिक्षा और शिक्षा दोनों पर सबसे पहले निर्देशन किया गया। कौन सा देश है? फ्रांस, ग्रीस, चीन, जापान। 83 में बताना है। और प्रश्न नंबर 83 से आंसर रहेगा दोस्तों ग्रीस है या एथेंस है, उसमें सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन या एजुकेशन दोनों पर यहाँ पे सबसे पहले चर्चा की गई, निर्देशन किया गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 84, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को कहा जाता है। दोस्तों स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धति है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? पेलेस्ट्रा, पेडागोग या फिर स्गोग या टोक्सोटीज। पहले स्पार्टा में शिक्षा पद्धति को किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर 84। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 84 का, वो अपने यहाँ पे बताना है। स्पार्टा में जो शारीरिक शिक्षा पद्धति को अपन किस नाम से जानते हैं? तो वो यहाँ पे पेडागोग के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 देखे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। दोस्तों यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है वो कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। ये प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कौन सा रहेगा? प्रश्न नंबर 85। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 3250 से 2500 ईसा पूर्व। ध्यान रखना 3250 से 2500 ईसा पूर्व, दोनों ही ईसा पूर्व है, दोनों शब्द ध्यान रखना है। ईसा पूर्व है, यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 86, प्राणायाम का प्रचलन किस काल में शुरू हुआ? दोस्तों प्राणायाम है, ये प्राणायाम का प्रचलन है वो किस काल में हुआ है? सिंधु सभ्यता से, वैदिक काल में, उत्तर हिंदू काल या फिर पूर्व हिंदू काल? प्राणायाम का पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे 86 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है वैदिक काल के अंदर ही, ध्यान रखना है, प्राणायाम को चालू कर दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 87, भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पिता कहा जाता है। दोस्तों जो भारत में जिम्नेजियम आंदोलन का पिता है वो किसे कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। SC बक, GD सोंधी, वेदव्यास या रामदास स्वामी। भारतीय जिम्नेजियम का पिता किसे कहते हैं? भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक SC बक को कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, फिजिकल एजुकेशन। और भारत में खेल का जनक, भारत में खेल आंदोलन का जनक GD सोंधी को कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 87। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है स्वामी रामदास। ध्यान रखना है, स्वामी रामदास इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 88, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना हुई। दोस्तों HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, इसकी स्थापना कौन से सन में हुई? और अंबा और अनंत वेद, दो भाई ब्रदर्स है, दो अंबा और ब्रदर्स, उसके द्वारा अमरावती में की गई थी। अमरावती में कब की गई थी? प्रश्न नंबर यहाँ पे 88 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1914 यानी 1914 में, ध्यान रखना है, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 देखे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑप्शंस, चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नहीं दिखेगा दोस्तों 89 में। वो देखिए, केंद्रीय सरकार शारीरिक शिक्षा कमेटी को किस नाम से जाना जाता है? जो केंद्रीय सरकार द्वारा जो शारीरिक शिक्षा कमेटी बनाई गई थी उसको किस नाम से जाना जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम, कोल कूपर कमेटी, ताराचंद कमेटी या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, वो अपने यहाँ पे कौन सा है, वो अपने यहाँ पे ऑप्शन बताना। चलिए दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय सरकार शारीरिक शिक्षा कमेटी को किस नाम से जानता है? उसे अपन ताराचंद कमेटी के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे 1948 में ताराचंद कमेटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 90, राज्य सरकारों में शारीरिक शिक्षा का विकास कार्य सबसे बड़ा दायित्व है। कौन सा सबसे बड़ा विकास कार्य दायित्व है, वो अपने यहाँ पे बताना है। राज्य सरकारों में शारीरिक शिक्षा का विकास कार्य का सबसे बड़ा दायित्व किसको है? डिप्टी सेक्रेटरी को, शिक्षा सचिव, शैक्षिक सचिव या खेल निदेशक? प्रश्न नंबर 90 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला शिक्षा सचिव होता है। ध्यान रखना, उसे राज्य सरकार में शारीरिक शिक्षा का सबसे बड़ा यहाँ पे दायित्व होता है। प्रश्न नंबर 90 सही आंसर रहेगा शिक्षा सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 91,
प्रश्न नंबर 91 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 91 रहेगा दोस्तों यहाँ पे विभिन्न खेलों और सारी क्रियाओं को लोकप्रिय बनाने के में महत्वपूर्ण भूमिका वो किस मंत्रालय ने निभाता है। यानी जितने भी खेल है और लोकप्रिय क्रियाएं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित उनको लोकप्रिय कौन सा मंत्रालय बनाता है। शिक्षा मंत्रालय, युवा खेल मामला, मानव संसाधन या पीएम कार्यालय। प्रश्न नंबर 91 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों युवा व खेल मामला जो मंत्रालय है भारत सरकार का वो सबसे ज़्यादा बनाता है। और वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है दोस्तों, तो वो अनुराग ठाकुर रहेगा और राजस्थान में अशोक चांद्रा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 92 देखे दोस्तों यहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रथम प्रिंसिपल बनने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ। ध्यान रखना है LNIP के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1956-57 ध्यान रखना 1956-57 में हुई थी और इसके प्रथम प्राचार्य है वो बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ। 92 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों PM जोसेफ। ध्यान रखना PM जोसेफ है वो इसके प्रथम प्राचार्य थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 93, अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कब हुई। दोस्तों अखिल भारतीय खेलकूद परिषद है इसकी स्थापना कब हुई, 1961, 84, 81 या 82। 93 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों अखिल भारतीय खेलकूद परिषद है इसकी स्थापना यहाँ पे कब हुई थी, वो 1984। ध्यान रखना 1984 जिसे अपन साई के नाम से भी जानते हैं। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 94, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत है वो कब हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना पूछा जाता है तो बहुत बार दोस्तों 94 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 776 ईसा पूर्व। ध्यान रखना ईसा पूर्व की बात है, 776 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 95, प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस सम्राट ने बंद किया था। दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेल थे उनको किस सम्राट ने बंद किया था वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेल कब बंद हुए थे दोस्तों, तो ध्यान रखना 394 ईसा पूर्व में इसको बंद कर दिया गया था। तो किसके द्वारा, प्रश्न नंबर यहाँ पे 95 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थियोडोसिस। ध्यान रखना रूस का जो ग्रीस का है थियोडोसिस फर्स्ट, ध्यान रखना रूस का सम्राट है उसके द्वारा यहाँ पे बंद कर दिए गए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 96, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कौन है। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता मॉडर्न ओलंपिक है उनका जन्मदाता कौन है, जो कब शुरुआत हुई थी 1896 में पहला ओलंपिक यहाँ पे शुरुआत हो गई थी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 96 सही आंसर रहेगा दोस्तों डी कुबर्टिन, पिएरे डी कुबर्टिन यहाँ पे इसका आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 97, प्रथम भारतीय एथलीट जिसने ओलंपिक एथलेटिक्स के फाइनल में प्रवेश किया कौन है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्रथम भारतीय एथलेटिक्स के लिए जो है कौन है जो फाइनल में प्रवेश किया था, मिल्खा सिंह, जीव मिल्खा सिंह, PT ऊषा या शरणदीप सिंह। प्रश्न नंबर यहाँ पे 97 और सही आंसर रहेगा दोस्तों मिल्खा सिंह है वो यहाँ पे फाइनल में प्रवेश किया था लेकिन चौथा स्थान प्राप्त किया था लास्ट में। 1960 का जो रोम ओलंपिक है दोस्तों उसमें मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया था, बहुत माइनर सेकंड से यहाँ पे थर्ड प्लेस से वो चूक गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 98 देखे दोस्तों, भारत ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में कब भाग लिया। आधिकारिक तौर पर पूछा गया है दोस्तों, वैसे अपन ने सन 1900 का जो ओलंपिक था उसी ओलंपिक में अपन ने यहाँ पे नॉर्मल पिरचार्ड के रूप में भाग ले लिया था, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 98 और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1900 का जो एंटवर्प ओलंपिक है उसमें आधिकारिक तौर पर भाग लिया था जिसमें अपन ने 5 खिलाड़ियों को इसके अंदर भेजा था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 99 देखिए दोस्तों, किस ओलंपिक में ओलंपिक अवधि है वो 16 दिन की तय कर दी गई थी। दोस्तों अब वर्तमान में ओलंपिक है वो कितने दिन तक चलते हैं, वर्तमान में ओलंपिक है दोस्तों वो 16 दिनों तक आयोजन होता है। शुरू में इनका आयोजन 1 दिन और फिर बढ़ा के 5 दिन किया गया था और वर्तमान में 16 दिन, लेकिन ये कौन से ओलंपिक में फिक्स किया गया था 99 बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 99 और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक है वहाँ पे यहाँ पे स्टार्ट इसको 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक उसमें 16 दिन की अवधि इसको फिक्स कर दी गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 100, भारत ने ओलंपिक में पहली बार व्यक्तिगत खेलों में कब पदक जीता। दोस्तों व्यक्तिगत खेलों के बारे में पूछा गया है, चाहे कोई सा भी ओलंपिक हो वो व्यक्तिगत खेलों में पहला पदक कब जीता है। प्रश्न नंबर 100 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1952 का हेलेंसिकी ओलंपिक है जो फिनलैंड में हुआ था, उसमें KD जाधव है उसने यहाँ पे
कुश्ती के अंदर ध्यान रखना है कौन सा कांस्य पदक जीता था, जो पहला व्यक्तिगत पदक था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 101 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के प्रमुख उद्देश्य या इसके ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, स्फूर्ति, सामाजिक नैतिक चरित्र, भावनात्मक अभिव्यक्ति नियंत्रण या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 101 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर है वो देखते हैं अपन यहाँ पे 102। प्रश्न नंबर 102 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के प्रति कौन सी अवधारणा मिथ्या है। तो यानी फिजिकल एजुकेशन के प्रति कौन सी धारणा मिथ्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक प्रशिक्षण, खेल, केवल खेल या कवायद या उपरोक्त सभी। यानी फिजिकल एजुकेशन के प्रति अपन क्या सोचते हैं कि ये एक सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण है, ये केवल खेल ही है या केवल कवायद है, यानी उपरोक्त सभी है, ये फिजिकल एजुकेशन के प्रति मिथ्या धारणा है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 103, शारीरिक शिक्षा का कौन सा लक्ष्य डुडले सार्जेंट द्वारा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा है उसका कौन सा लक्ष्य है वो डुडले सार्जेंट के द्वारा दिया गया है। स्वास्थ्यकर, मनोरंजनात्मक शिक्षा व निदानात्मक या उपरोक्त सभी। डुडले सार्जेंट जो अमेरिका से संबंधित है दोस्तों, जिसने रिक्रेशनल, एजुकेटिव, रेमेडियल और यहाँ पे मेडिकल से संबंधित यहाँ पे सभी प्रकार के यहाँ पे उद्देश्य दिए गए थे। शारीरिक शिक्षा का कौन सा लक्ष्य है वो, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 103 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 104 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का कौन सा लक्ष्य ब्लूम व मिथवॉल द्वारा नहीं दिया गया। कौन सा है वो अपने यहाँ पे नहीं दिया गया। संज्ञान, भावात्मक, शारीरिक विकास, मनोप्रेरक, कौन सा है वो नहीं दिया गया। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे संज्ञान है वो यहाँ पे नहीं दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 105, द्वितीय गवाही यानी जिसे अपन सेकंड विंड के नाम से जानते हैं कि घटना आने का कारण क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। सेकंड विंड होती है वो क्यों आती है। बाइकार्बोनेट का निर्माण, रक्त के पीएच में परिवर्तन, रक्त में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ना या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 105 और जो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो ध्यान रखना है। यहाँ पे रक्त में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है यानी दुग्धामल है वो बढ़ता है, तो यहाँ पे सेकंड विंड की यहाँ पे कारण बन जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 106 देंगे दोस्तों, ऑक्सीजन डेप्थ जिसे अपन ऑक्सीजन कर्ज के नाम से जानते हैं, इस टर्म या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऑक्सीजन डेप्थ टर्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों एवी हिल महोदय के द्वारा ऑक्सीजन डेप्थ या टर्म का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 107, स्वस्थ शरीर में होने से ही स्वस्थ मन की कार्यविधि सुगम व सुनिश्चित होती है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। कुल मिलाकर बात पूछी गई है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक या रूसो। प्रश्न नंबर यहाँ पे 107 और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्लेटो महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 देखिए दोस्तों, प्रकृतिवादी दर्शन का रूप है। प्रकृतिवादी दर्शन यानी नेचुरलिज्म है, इसका रूप कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। भौतिक प्रकृतिवादी, यांत्रिक प्रकृतिवादी, जीव यांत्रिक प्रकृतिवादी या फिर उपरोक्त सभी। नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद के जनक कौन है दोस्तों, यहाँ पे रूसो है प्रकृतिवाद के जनक है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी किसी भी प्रकार से प्रकृति से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 109, प्रयोजनवाद दर्शन को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे प्रयोजनवाद दर्शन है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। निर्मितिवाद, व्यवहारिकतावाद, फलवाद या उपरोक्त सभी। प्रयोजनवाद जिसके जनक कौन है, जॉन डेवी है, ध्यान रखना जॉन डेवी। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। या व्यवहारिकतावाद से जानते हैं, निर्मितिवाद या फलवाद भी से अपन कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 110 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 110, शारीरिक पुष्टि जीवन की वर्तमान व संभावित शारीरिक चुनौतियों की सफलता के साथ मान्य करने। दोबारा से देखें दोस्तों, शारीरिक पुष्टि जीवन की वर्तमान व संभावित शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने की सामर्थ्य है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया। कॉर्पेट, क्यूरेंट, डेविड लेब, जॉन हॉकिंस। प्रश्न नंबर यहाँ पे 110 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है डॉन हॉकिंस के द्वारा ये परिभाषा दी गई।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 111, सुयोग्यता संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे सुयोग्यता है वो किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मस्तिष्क से, शरीर से, आत्मा से या सभी से। सुयोग्यता सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। सुयोग्यता यानी वेलनेस है वो किससे रहेगी, आत्मा से, शरीर से, मस्तिष्क से, सभी से वेलनेस यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 112, शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, फैक्टर है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ध्यान रखना वेलनेस को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। रहने का स्तर, नियमित व्यायाम, हल्का व्यायाम, वैज्ञानिक प्रशिक्षण। तो प्रश्न नंबर 112 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है नियमित व्यायाम, यानी डेली रूटीन एक्सरसाइज होता है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉडी स्ट्रक्चर और उसके वेलनेस को प्रभावित करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 113 देखिए दोस्तों, एरोबिक व एनाएरोबिक दोनों क्रिया है, यानी एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों प्रकार की क्रिया कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 100 मीटर, 400 मीटर, साइकिल या बास्केटबॉल, एरोबिक और एनाएरोबिक। प्रश्न नंबर यहाँ पे 113 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइकिल है वो एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 114 देखिए दोस्तों, मांसपेशियों की वह भूमिका जो किसी मांसपेशी क्रिया के प्रतिस्पर्धी कार्य करती है, यानी एक मसल्स के विपरीत कार्य करती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मांसपेशियों की वह भूमिका जो किसी मांसपेशी क्रिया के प्रतिस्पर्धी यानी विपरीत कार्य करती है, यानी जो मांसपेशी शुरू में कार्य करती है उसके विपरीत मांसपेशी कौन सी कार्य करती है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 114 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जिसे अपन एंटेगोनिस्ट के नाम से जानते हैं। यानी जो कार्य करती है शुरू करती है उसे अपन एगोनिस्ट यानी प्राइम मूवर, और उसके विपरीत कार्य करती है उसे अपन एंटागोनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 115 देखिए दोस्तों, अंग संचालन विज्ञान किन्शियोलॉजी की उत्पत्ति हुई है, यानी अंग संचालन जिसे अपन किन्शियोलॉजी के नाम से जानते हैं इसकी उत्पत्ति हुई है कौन से दो शब्दों से। सबसे पहले तो ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है, ध्यान रखना ग्रीक भाषा के कौन से दो शब्दों से हुई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 115 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है काइनन प्लस लोगस। ये काइनन का अर्थ होता है गति और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी गति का अध्ययन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 116, प्रश्न नंबर 116 देखिए दोस्तों, भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मुख्य पहचान कौन सी है। भारत में शारीरिक शिक्षा की सांस्कृतिक धरोहर है वो कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षा को समाज में लाना, शारीरिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति का परिचय, शारीरिक शिक्षा के प्रमुख सोपान और देसी खेलों को खेलना। प्रश्न नंबर यहाँ पे 116 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है। इसका सही आंसर सी ध्यान रखना है, शारीरिक शिक्षा के प्रमुख सोपान योग का प्रादुर्भाव है, यानी योग ध्यान रखना है वो भारत में शारीरिक शिक्षा की सांस्कृतिक धरोहर होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 117 देंगे दोस्तों, चोटिल अंग पर ठंडी विधि का प्रयोग से मांसपेशियों में क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी चोट लगने पर जो ठंडी या बर्फ लगाते हैं उससे क्या होता है, मांसपेशियों में फैलाव होता है, सिकुड़न टूटती है या उपरोक्त सभी। 117 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, यानी मसल्स सिकुड़ती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 118 देंगे दोस्तों, तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, यानी थर्ड क्लास लीवर है वो कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। जो थर्ड क्लास लीवर होता है उसमें क्या होता है बीच में दोस्तों, लीवर में एक तरफ अपने को बल होता है, एक तरफ एक्स होता है और एक तरफ भार होता है। तो थर्ड क्लास में क्या होता है बीच में वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 118 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना है वो बल आलम्ब व प्रतिरोध के बीच में होता है, यानी बल होता है, फोर्स होता है वो अक्ष और प्रतिरोध के बीच में होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 119 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 119, हृदय धड़कनों की दर को घटाने के लिए कौन सा व्यायाम करते हैं। जो हार्ट बीट होती है उसको घटाने के लिए कौन सा व्यायाम करते हैं। हार्ट बीट अपनी 1 मिनट में 72 बार मानते हैं अपन, लेकिन उसको घटाने के लिए कौन सा व्यायाम करते हैं, एरोबिक, योगा, मर्दन या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 119 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे योग अपन इसको कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट और अगला नंबर 120 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 120, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का टाइडल आयतन कितना होता है। टाइडल आयतन बताना है अपने को, एयर कैपेसिटी से संबंधित है दोस्तों यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम। प्रशिक्षित खिलाड़ी का टाइडल वॉल्यूम यानी लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, तो सही आंसर रहेगा 120 का वो रहने वाला है 600 से 700
मिलीलीटर, प्रत्येक श्वास के अंदर 600 से 700 मिलीलीटर यहाँ पे लेता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 121, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को अपन किस नाम से जानते हैं? यानी समय के अंदर जो तय की गई दूरी है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर 121 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन चाल या स्पीड के नाम से जानते हैं। तय गए समय में दूरी को अपन चाल कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 122, एक्सटेंशन ऑफ आर्म किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? दोस्तों यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ आर्म है वो किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? एक्सटेंशन ऑफ आर्म यानी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। फ्लेक्शन में कि अपन किसी भी चीज़ को फैलाते हैं और एक्सटेंशन में वापस उसको, यानी फ्लेक्शन में अपन पास में लाते हैं और एक्सटेंशन में अपन उसको फैलाते हैं, ध्यान रखना। तो वो कौन से उत्तोलक का उदाहरण है? 122 में सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे प्रथम श्रेणी उत्तोलक का यहाँ पे उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 123 देखिए दोस्तों, न्यूटन का कौन सा नियम संवेग, वजन व बल के बीच संबंध को बताता है? ध्यान रखना, न्यूटन का कौन सा नियम है जो संवेग, वजन व बल इनके बीच के संबंध को बताता है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 123 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, न्यूटन का दूसरा नियम है वो ध्यान रखना है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, यानी संवेग या त्वरण का नियम भी अपन उसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 124 जगह मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। प्रश्न नंबर 124, वह कौन सी आसन विकृति है जो फ्लैट फुट के कारण आती है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा डिफॉर्मिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लैट फुट के कारण। फ्लैट फुट का मतलब सपाट पाँव, ये अपना पैर है और इस पैर का ये पंजा है तो ये बिल्कुल सीधा होता है नीचे से, इसे अपन सपाट पाँव के नाम से जानते हैं, फ्लैट फुट कहते हैं, पेस प्लेन्स भी कहते हैं। तो इसके कारण कौन सी बीमारी आ जाती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 124 से आंसर रहेगा दोस्तों, नोक नी की बीमारी आती है, यानी जो दोनों पैर होते हैं वो दोनों पैरों के घुटने यहाँ पे टच होने लग जाते हैं, ये दोनों पैरों के घुटने टच होने लग जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 125, एफ्लुरेंज संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे एफ्लुरेंज किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। खेल प्रशिक्षण, ऊंची कूद, चिकित्सा विधि या मसाज से? प्रश्न नंबर यहाँ पे 125 सही आंसर रहेगा दोस्तों, मसाज से संबंधित रहेगी एफ्लुरेंज। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 126 देखिए दोस्तों, ठंडे स्प्रे जिसे नंबर कोल्ड स्प्रे के नाम जानते हैं, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कोल्ड स्प्रे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इथाइल क्लोराइड, मीथेन, दोनों, कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 126 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इथाइल क्लोराइड और मीथेन दोनों को यहाँ पर कोल्ड स्प्रे के अंदर यहाँ पे काम में लेते हैं, जो आइस थेरेपी भी अपन इसे कह सकते हैं, क्रायोथेरेपी अपन इसे कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 127 देखिए दोस्तों, मोच आने पर तुरंत लक्षण प्रचलित होता है। अगर मोच आ जाती है, स्प्रेन हो जाता है तो तुरंत कौन सा लक्षण अपने को यहाँ पे दिखता है? क्रेप्टिस, रक्त बहना, पेरिन या ओडेमा? मोच लगने पर तुरंत अपने को कौन सा लक्षण दिखाई देने लगता है उसी स्थान पर? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 127 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, ओडेमा यहाँ पे आ जाती है। ओडेमा का मतलब दोस्तों यहाँ पे सूजन अपने पे आ जाती है, सूजन तुरंत उस स्थान पर आ जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 128, किस चिकित्सा विधि में ब्योंसी नामक सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? ध्यान रखना है यहाँ पे ब्योंसी, ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ब्योंसी कौन सा यहाँ पे चिकित्सा विधि है जिसमें ब्योंसी सिद्धांत का पालन करते हैं? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 128, यहाँ पे भंवर स्नान, जिसे अपन व्हर्लपूल बाथ के नाम से जानते हैं, गर्म और ठंडा स्नान, भंवर बनाया जाता है पानी को गोल गोल, तो उसे अपन ब्योंसी यहाँ पे सिद्धांत लागू किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर सेकंड लास्ट 129 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 129, रेबीज रोग का कारण है। दोस्तों रेबीज रोग है, इसका क्या कारण है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों रेबीज रोग ज़्यादातर कुत्ते के काटने से होता है, तो क्या कारण हो सकता है? 129 और सही आंसर रहेगा तो रेब्डो वायरस के कारण रेबीज फैलता है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 130 देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा आपको ऑप्शन दिखाने में दिक्कत आएगी। ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 130, निम्न में से खेल की सैद्धांतिक धारणाओं की नवीनतम धारणा कौन सी है? यानी सैद्धांतिक धारणाओं की नवीनतम धारणा कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेल की सैद्धांतिक धारणाओं में नवीनतम धारणा यानी आधुनिक समय में वो कौन सी धारणा खेल के प्रति बनाई जा रही है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है खेल ही जीवन है। खेल जीवन की धारणा है कि खेल खेलते हैं तो जीवन स्वस्थ होता है, ये आधुनिक नवीनतम धारणा होती है।
तो चलिए दोस्तों 130 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितना स्कोर कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में करें। और क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी वो भी आप अपना विचार शेयर करें। अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करके जाए। मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।